सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे टूटे सभी रिकॉर्ड, चार धाम कपाट क्लोज की। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल 2025 को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से हुआ था। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई व बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुले थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ चारधाम यात्रा 6 माह के लिए स्थगित हो जाएगी और इस बार यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बनाया है। चारों धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 लाख पहुंच गया, जबकि पिछले साल 48 लाख ने दर्शन किए थे। और इस साल चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल 2025 को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट खोलने से हुआ था। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई, बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुले थे। केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शीतकाल के लिए स्थगित रहेगी। चारों धामों की पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास स्थल पर होगी, जहां पर श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में पूजा पाठ व दर्शन कर सकते हैं। वहीं चारधाम ग्रीष्मकालीन यात्रा में सरकार की व्यवस्था पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े करते हुए शीतकालीन यात्रा को लेकर अभी से सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रखे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलवार यानी आज दोपहर 2:56 पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। ऐसे में बद्रीनाथ धाम का अलौकिक पुष्प श्रृंगार किया गया, जिसके तहत 10 क्विंटल फूलों से धाम को सजाया गया। काफी संख्या में श्रद्धालु कपाट बंदी के खास मौके पर साक्षी बनने के लिए धाम पहुंचे हैं। अनुमान है कि कपाट बंदी के दौरान 5000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में 21 नवम्बर से पंचपूजा थी। गणेश मंदिर, आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी स्थल के कपाट बंद होने के बाद धाम में वेद ऋचाओं का वाचन भी समाप्त हो गया था। सोमवार को माता लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा के साथ पंच पूजाओं की श्रृंखला पूरी हो गई। कपाट बंद होने की पूर्व संध्या पर यानी सोमवार शाम को पंच पूजाओं के अंतर्गत माता लक्ष्मी मंदिर में कढ़ाई भोग समेत विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। वहीं सरकार का दावा है कि इस बार केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बनाया है। बीते साल केदारनाथ धाम में 16.51 लाख व बद्रीनाथ धाम में 14.35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस बार केदारनाथ में 17.68 लाख से अधिक व बद्रीनाथ धाम में 16.53 लाख दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी जिले में आपदा के कारण यमुनोत्री व गंगोत्री धाम की यात्रा प्रभावित होने से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी रही। साथ ही अभी तक चली चार धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार के दावों को फेल बताया जा रहा है। देखिए, इस वर्ष बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफ़ी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चार धाम यात्रा पिछले 2 सालों से चौपट है। विशेषकर मैं 2-3 बार विधानसभा में उठा चुका हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोगों को रोकने का काम किया जा रहा है, यात्रियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है और विशेषकर आपदा के समय पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, सड़कें समय पे नहीं खुल पा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जो सरकार बातें करती है लेकिन वो ग्राउंड पे रिपोर्ट सही नहीं है। तो चार धाम यात्रा इस समय आप देखोगे 40% भी नहीं चल पाई। लोग होटल व्यवसायी अपने होटलों की किस्तें नहीं दे पाए, चाहे वो गाड़ी वाले हैं, चाहे वो घोड़े खच्चर वाले, लोग बहुत नुकसान में हैं। धाम दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ 17,68,795, बद्रीनाथ 16,52,971,
गंगोत्री 7,58,249, यमुनोत्री 6,44,637, हेमकुंड साहिब 2,74,441। भले ही शीतकाल में चारों धामों के कपाट बंद हो जाते हो, लेकिन आप चारों धामों के डोलियों के दर्शन कर सकते हैं। इसके तहत आपको मां गंगा के दर्शन करने के लिए मुखबा यानी ऊखीमठ पहुंचना होगा, जहां मां गंगा की डोली विराजमान मिलेगी। इसी तरह मां यमुना की डोली खरसाली गांव में विराजमान होती है, जहां जाकर मां यमुना के दर्शन कर पुण्य कमा सकते हैं। जबकि शीतकाल में हिमालय से उतरने के बाद बाबा केदारनाथ ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में विराजते हैं, जहाँ बाबा केदार के दर्शन पंचमुखी डोली के रूप में हो जाएंगे। वहीं बद्री विशाल, पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ में दर्शन देते हैं। चार धाम यात्रा ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हिमालय की गोद में बसे ये चार तीर्थ केवल मंदिर नहीं, बल्कि मानव धैर्य और आस्था की परीक्षा भी है। आपदा ने भले ही कई चेहरों पर आंसू लाए हों, लेकिन हजारों श्रद्धालु अब भी ये विश्वास लिए लौटे हैं कि माँ यमुना, माँ गंगा, बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से सब कुछ दोबारा ठीक होगा। अब जब कपाट बंद हो रहे हैं, तो श्रद्धालु अगले साल की यात्रा की प्रतीक्षा में हैं। ऊंचाई पर स्थित इन धामों में सन्नाटा पसर जाएगा। अगले साल यानी 6 महीने के बाद ही यहाँ चहल पहल देखने को मिलेगी। प्रशासन और सरकार ने कमर कस ली है। अगले साल की चार धाम यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सुसंगठित और सुविधाजनक होगी। वहीं प्रदेश के विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि सरकार हर बार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। रूप से पिछले साल से ज्यादा यात्री यहाँ आए हैं और रिकॉर्ड तोड़ अव्यवस्थाएं भी यात्रियों ने देखी हैं। पानी की कमी, खाने की, रहने की कमी और जिस तरीके से सड़कों का टूटना हुआ, 3-3 दिन तक जाम में फंसे रहे, कड़वे अनुभव लेकर श्रद्धालु उत्तराखंड से गए हैं। यह बताने के लिए काफी है कि यात्राओं में बढ़ोतरी तो हुई है, मगर व्यवस्थाओं में सरकार की पोल खुली है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार यात्रियों को सुविधाएं दे, ताकि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आता है उसको दर्शन करने में सुविधाएं हों। हम यात्रा में श्रद्धालु युगों युगों से आते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। सरकार इसको लेकर के जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, लेकिन श्रद्धालुओं को जो परेशानियां हो रही है, जो अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर के तो सरकार कहीं भी सजगता नहीं बरत रही है। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाओं से दो चार होना पड़ रहा है, यातायात के प्रबंध पर्याप्त नहीं है, रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ धाम जैसी जगह पर दर्शनों के लिए घंटों लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, उसमें भी मारामारी हो रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकार को जमीनी स्तर पर सुधारनी चाहिए। इस बार हमारे जो चार धाम की यात्रा चली थी और उसमें हम सब लोगों ने देखा कि आपदा का संकट भी हम सब के बीच में आया और लंबे समय तक इस बार बरसात भी रही, और उसके पश्चात संपूर्ण देश और विदेश से यहाँ पर यात्री के लिए लोग यात्रा करने आए। और हम समझते हैं कि एक सरकार ने जो सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया था और सभी तीर्थयात्रियों को एक सुविधा देने का काम जो सरकार ने किया था। इस साल सरकार द्वारा अनुमानित 51 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा के दर्शन कर लिए हैं। उम्मीद है कि अगले साल आस्था की इस धारा में एक बार फिर जब भक्त हिमालय की घाटियों में हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाएंगे, तो उनके साथ न केवल भक्ति की शक्ति होगी, बल्कि एक नई व्यवस्था, सुरक्षित यात्रा का आत्मविश्वास भी होगा। सरकार उसे कितनी गंभीरता से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और हमारे साथ में मंजू त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ में राजेश बिष्ट जी के साथ साथ दीपक रावत जी भी जुड़ चुके हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस चर्चा में। शुरुआत राजेश बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में कर लेंगे। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ चार धाम के कपाट पूरे तरीके से बंद हो जाएंगे, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि आज सामने आ चुकी है, और दूसरा ये कि जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि चार धाम की यात्रा
आने वाले साल में आप कह रहे हैं कि हम बेहतर करेंगे, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं, वो कम क्यों हो जाती हैं, और यही वजह है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या होती है वो भी कम होती जाती है। उसके पीछे क्या तैयारियां जिम्मेदार हैं? क्योंकि हमने अभी एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें खुद उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि भाई होटल वाले अपने होटल की जो ईएमआईज हैं वो नहीं दे पाए, व्यापारी बहुत परेशान नजर आया। क्या वजह थी? उन व्यापारियों का जीविकोपार्जन इस पूरी यात्रा पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार से देखिए, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, पूरे देश इस रिपोर्ट को अभी लाइव देख रहा होगा। मैं ये समझता हूँ कि उत्तराखंड तीर्थाटन के एक व्यवस्था के रूप में, एक स्थान के रूप में, देवभूमि के रूप में देश में ही नहीं विदेश में भी अपने आप प्रसिद्ध है। साथ में मान्यताएं जो एक पौराणिक समय से चली हुई आई हैं, इन चार धाम में यात्रा करने की, इसको लोग अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा मानते हैं। उस यात्रा के लिए जिस प्रकार से एक जन सैलाब टूट पड़ा है, और विगत हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं, जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के यहाँ पे आना होता है, खासतौर पे उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात होती है, यहाँ के चार धामों की प्रसिद्धि की बात होती है, तो उनके यहाँ आने के बाद से वर्तमान सरकार के द्वारा जिस प्रकार से लगातार हर वर्ष एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश और विदेश से यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं, ये बहुत अतुलनीय है। और हमारे प्रदेश की आर्थिकी के लिए जिस प्रकार से 51 लाख रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए, ये अपने आप दर्शाता है कि लोगों की आस्था चार धाम के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम आर्थिकी की बात कर रहे हैं। अभी मैं अपने कांग्रेस के माननीय विधायक को सुन रहा था, जो बद्रीनाथ से विधायक है, उनके द्वारा तमाम कमियां गिनाई गई है। हम हर वर्ष जब कपाट बंद होने का समय आता है, उस समय डिबेट, लगभग मैं भी 5-6 साल से आपके साथ डिबेट पे बैठा हूं, निरंतर इस बारे में चर्चा होती है। पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी निरंतर सवाल उठाते हैं कि यार इतनी रिकॉर्ड संख्या आ रही है, नहीं आ रही है, कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, लेकिन जब आप लोगों की रिपोर्ट आती है तो उसमें अपने आप तथ्य सामने आते हैं कि हर वर्ष ये संख्या तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ रही है। हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, अरे व्यवस्थाएं हर साल उत्तराखंड सरकार, चाहे हमारी सरकार है या किसी और की सरकार होती, जो आपदा आती है, जो प्राकृतिक दैवीय आपदा हम लोग देखते हैं, जिसका सामना हम करते हैं, जिसको प्रशासनिक रूप से कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने की कोशिश की जाती है, वो किसी के भी होने पे होती है। और उसके लिए 3 महीने जो इस बारी अतिवृष्टि हुई है, जिसको पूरे प्रदेश ने झेला, तमाम ऐसी जगहों पे इतने जबरदस्त बादल फटने की खबरें रही, गांव के गांव तबाह हो गए, उसके बावजूद भी अगर ये व्यवस्थाएं रही, लोगों का आना जाना लगा रहा। और मैं अपने आप ही ऐसा एक आंकड़ा अभी देख रहा था जिसे हम आर्थिकी से जोड़कर देखते हैं। मैं ये मान रहा था कि किसी भी जगह से अगर कोई भी व्यक्ति आता है और अपने लिए, सिर्फ अपने आने जाने पे, खाने पीने पे 10,000 रुपए भी अगर प्रति व्यक्ति खर्च हुआ होगा, तो 51 लाख का आंकड़ा लगाइए कि मिनिमम 10,000 भी हम कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ गया होगा? आदमी आया होगा तो रुका भी होगा, हेली सेवा भी ली होगी, ट्रेन सेवा भी ली होगी, टैक्सी भी ली होगी, बस भी ली होगी, पार्किंग भी ली होगी, खाना भी खाया होगा, यहाँ की दुकानों से परचेजिंग भी की होगी। और सरकार ने तमाम डॉक्टरों की व्यवस्था हो, हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इन व्यापारियों की बातों को हम नजरअंदाज कर दें। ये व्यापारी तो किसी दल के नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थोड़े थे, ये तो आम व्यापारियों की बाइट्स जाकर हमारे रिपोर्टर्स ने ली है। ये क्यों प्रताड़ित है? व्यापारी जिनकी बाइट्स आपने लिए, हो सकता है उनको कहीं किसी तरह से अपने व्यवसाय में कोई कमी या किसी तरह की कोई चीज रही हो या चूक हुई हो, जो भी रहा होगा। देखिए, उसके लिए सरकार हर तरह से अपने क्षेत्र के व्यक्ति के साथ, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, महिला हो, कोई कार्य करने वाले लोग हो, उन सब के साथ सरकार खड़ी है। अगर किसी की ऐसी चीजें रही होंगी तो बीच में मैं देख भी रहा था, सरकार ने उन सबको जहाँ पे कर्ज में उनको ब्याज में छूट देने की बात कही थी, उनके साथ खड़े होने की बात कही थी। तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि सरकार किसी के नुकसान को इस तरह से देखेगी कि उनकी मदद के लिए ना खड़ी हो। मैं ये मानता हूँ सरकार जो अपनी व्यवस्थाएं दे रही है, प्रदेश के लोग हर तरह से सरकार के साथ, और सरकार की कार्यशैली से लोगों को संतुष्टि है। विपक्ष को सरकार किसी भी तरीके से खुश नहीं कर सकती है। ये जो प्रभु श्री राम का अस्तित्व पूछते हैं, सनातन का अस्तित्व पूछते हैं, ये आज जब यहाँ पे चीजें हो रही हैं, यहाँ के लोगों से इनको लगाव हो रहा, तो इन सब की जितना बखान करें, जिसपे जितना जवाब दें, जितनी सफाई दें, वो कमी होगी। लेकिन हाँ, अगर किसी को किसी तरह से कोई कमी हुई है तो उसको सरकार किसी तरह से भी व्यवस्थित करने की कोशिश करेगी। जी गरिमा जी। चलिए लौटेंगे, मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। मंजू जी, क्या कहना चाहेंगी? व्यवस्थाएं पूरी हैं और व्यापारियों की बाइट्स पर राजेश जी ने जो कहा कि हो सकता है कि उनके ही
कामों में कोई कमी हो, यही वजह है कि उन्हें इतना लाभ नहीं हो सका। ये वाली बात मुझे थोड़ी सी कम समझ में आई। गरिमा जी, बारिश कहीं भी होगी टपकेगी कांग्रेस के छत पर ही, यह कहावत है इन भाइयों के लिए कि कहीं भी कोई भी अगर व्यापारी परेशान है, कोई व्यक्ति परेशान है, आम जनता परेशान है, कुछ भी कहेगी तो ये उसके पीछे कांग्रेस की मंशा ही बता देंगे। ये इनका मतलब कांग्रेस को कोस कोस के राज करना, पता नहीं पानी पी पी के कांग्रेस को कब तक ये कोसते रहेंगे ये पता नहीं है भाजपा वालों को। और आज डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी आपने सुना कि व्यापारियों की बाइट आ रही है और तब भी बोल रहे कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा। अरे भाई आप बहुत समझदार हैं, वो इस बार दिख गया। यात्रा में कितनी असुविधाएं रही हैं लोगों को, किस तरह से दुकानदार परेशान हुए हैं, किस तरह से जो जनता आई है, कितनी लोगों का भी कल ही एक दुर्घटना हुई है, बस गिर गई है खाई में, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। तो जहां तक बात है कि बात तो लंबी लंबी ये लोग करते हैं भाजपा वाले कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, 12 महीने जो है ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, 12 महीने यात्रा चलेगी, लेकिन क्या यहाँ की भौगोलिक स्थिति परिस्थिति इसके काबिल है? और जब इस तरह से धुआंधार, मतलब वो बोलते हैं ना कि जलता हुआ खाना खाओगे तो आप ही का मुंह जलेगा, वो बड़े बड़े ठेके तो पास कर दिए जाते, ये होगा। और एक ही जो है बारिश में इनकी जो है आपदा, किस तरह से आपदा आई वो हमसे आपसे छुपा नहीं हुआ है। किस तरह से पूरे राज्य में त्राहिमाम मचा हुआ था वो आप लोगों ने भी देखा। और जिस तरह से, हाँ ठीक है यात्रा तो शुरू करिए, लेकिन जब वहां पर लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, और उसके बाद बड़ी बड़ी डींगे हमारे जो है भाजपा के भाई मार रहे हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे ऐसा वैसा, तो इस तरह से नहीं। अगर आप 12 महीने की यात्रा शुरू, पहली बात तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी नहीं है यहाँ की आप 12 महीने यात्रा शुरू कर पाए, पहली बात। और दूसरी बात, अंधाधुंध जिस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है, खुदाई हो रही है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, उसका जो है हम राज्यवासियों को झेलना पड़ रहा है। वो अब की आपदा ने दिखा दिया कि किस तरह से गांव के गांव तबाह हो गए, किस तरह से तबाही का मंजर रहा है, और हम पूरा राज्य जो है किस तरह से मतलब कलेजा थाम के बैठा हुआ था। वो ये समय उनसे पूछे जिनके घर के घर बर्बाद हो गए। और इस तरह की बातें, व्यवस्थाएं जो है इनकी ना के बराबर थी। इतनी बड़ी आपदा आई उसके बारे में बोलना, अरे मैं मानती हूँ कि आपदा कभी भी आ सकती है किसी भी सरकार के, लेकिन इस तरह से अंधाधुंध हम पेड़ों का कटान करेंगे, पहाड़ों को खोदेंगे तो क्या होगा? ये तो अभी कम, अगर इसी तरह से इस पर रोक नहीं लगाया गया, अंकुश नहीं लगाया गया, तो उत्तराखंड पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ये बड़ी बड़ी बातें करें कि भाई जन सैलाब टूट पड़ा है, अरे भाई जन सैलाब टूट पड़ने से कुछ नहीं होता है। जन सैलाब टूट पड़ा है तो उनको जो है उस तरह की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, वो आप उसमें नदारत रहे हैं। आंकड़े, जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो ये जनता के सामने बताते नहीं हैं कि किस तरह से लोगों ने परेशानियां, और जब कोई बयान दे देता है, कोई भी देगा तो बोलेंगे कि ये कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस के राज्य में ऐसा हो रहा है, कांग्रेस वाले ऐसा सोच रहे हैं। तो भाई कांग्रेस को कोसना कम करिए और आगे का काम करिए। और जहां तक हर बात में आप सनातनी के विरुद्ध, इसके विरुद्ध, उसके विरुद्ध, धर्म के नाम पे ठगने का काम मत करिए, ये आपको मैं चेतावनी देती। कोई आप ही हिंदू नहीं है, हम लोग भी हिंदू हैं, प्योर ब्राह्मण हैं। तो इस तरह से डिबेट चैनल में बैठ के इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके आप जो है जनता को ठगने का काम कदापि ना करिए। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। राजेश सेमवाल जी हमारे साथ में, तीर्थ पुरोहित हैं गंगोत्री धाम की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद तीर्थ पुरोहित हैं। जो लोग जाते हैं असली अनुभव उनका होता है, जो लोग उन चीज़ों से होकर गुजरते हैं। रास्तों को लेकर कई बार शिकायत आती है, गंगोत्री यमुनोत्री में खास तौर पर ऐसी दिक्कतें होती हैं, और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई बार शिकायतें आती हैं। क्या सुविधाओं में बढ़ोतरी साल दर साल होती जा रही है या कमी नज़र आ रही है? क्योंकि ऑन पेपर या कैमरे पर बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी असल में श्रद्धालु जो यात्री होते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। यात्रियों ने इस बार नाराज़गी व्यक्त की, उनका कहना है कि भाई उनके खर्चे नहीं निकल पाते। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। उस पूरे रूट पर चार धाम के जितने भी लोग रहते हैं उनका जीविकोपार्जन पूरी तरीके से इस चार धाम की यात्रा पर ही निर्भर करता है। अगर उनके सामने मुश्किलें आ रही हैं तो फिर तो चिंता का विषय है। देखिए,
जो हमारी जो चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री या केदारनाथ, जो 4 धाम यात्रा है और उनके जो मुख्य पड़ाव हैं, जो तीर्थ स्थान है, वहां पर जो व्यवसाय रहता है वो सिर्फ 6 माह का रहता है। 6 माह में अगर यात्रा चली तो वहां की रोजी रोटी चलेगी, और यात्रा अगर कम हो गई तो नहीं चलेगी। इस बार भी आपने देखा होगा कि मई जून में जो यात्रा का जितना जो लोगों का आकलन था, वो शुरू में भारत पाकिस्तान के युद्ध की वजह से भी लोग घरों से बाहर नहीं निकले, और इस बार इलाहाबाद कुंभ का भी कुछ असर रहा, तो लोगों को उम्मीद थी कि मई जून में अच्छा चलेगा, लेकिन जो मई का जो महीना था वो कम रहा। जून में थोड़ा बहुत रिकवरी हुई है, लेकिन उसके बाद फिर एक उम्मीद थी कि जो सितंबर अक्टूबर का जो हमारा जो बरसात के बाद जो सीजन होता है सितंबर अक्टूबर का, उस सितंबर अक्टूबर में लोग आएंगे और अच्छी संख्या में लोग आएंगे, जिससे जो है जो अपना व्यवसाय है वो अच्छा चलेगा। किंतु इस बार जो है बारिश होने के कारण आपने देखा होगा कि जगह जगह थराली जैसी आपदा आ गई, थराली में आपदा आ गई, जगह जगह रास्ते टूट गए। एक महीना पूरा जो है अगस्त का महीना पूरा बंद रहा। 14-15 सितंबर के आसपास जो है 4 धाम यात्रा पुनः शुरू हो पाई, और कई लोग जो है घरों से नहीं निकले, और जो हमारा जो 2 महीने का जो सीजन होता है सितंबर अक्टूबर का, लगभग 50-55 दिन का, वो सिमट करके जो है लगभग 20-25 दिन का रहा, जिससे लोगों को जो है आर्थिक नुकसान तो हुआ है। आपने विगत में भी देखा हो, 2013 में केदारनाथ में बहुत बड़ी जो है आपदा आई थी, उस समय भी लोगों के रोजगार चौपट हो गए थे। उस समय भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था कि सब लोगों की जो है आर्थिक मदद की जाएगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा 2020-21 में कोरोना काल रहा। कोरोना में जो है क्या नाम लोगों के प्रतिष्ठान बंद रहे। अन्य जगहों पे जैसे ही कोरोना में ढील हुई, लोगों के व्यवसाय चलने शुरू हुए, लेकिन तीर्थों में सरकार ने ही लोगों के आने पर पाबंदी लगाई, और लोगों ने उसके बाद कहा कि हमारे बिजली पानी के बिल माफ हो जाए, लेकिन सरकार ने ना बिजली का बिल माफ किया, ना पानी का बिल माफ किया, कुछ भी माफ नहीं हुए। यथावत स्थिति रही, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा हो, चाहे विधायक जी की हो, या तमाम लोगों से जब बातें हुई, सबने कहा होगा होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोगों को मजबूरी में अपने बिल भी जमा करने पड़े, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, और रोजी रोटी से जो है लोगों के जो है 2 साल जो है बिल्कुल बंद रही। गंगोत्री यमुनोत्री आपने देखा होगा, केदारनाथ बद्रीनाथ में सरकार ने ही पाबंदी लगा दी, कोई नहीं आ पाया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का जो है जीवन पटरी पे आने लगा, लेकिन 2025 में पुनः ये जो आपदा आई, और उसके बाद जो है लोगों का जो रोजगार है, लोगों को जो है EMI भरनी होती है, लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है, किसी ने कुछ लिमिटें बनाई होती है, सबको पैसा जमा करना होता है, और उसके बाद पूरा 6 माह जो है घर में बैठ करके ही जो है अपने परिवार का लालन पालन करना पड़ता है, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए व्यापारियों ने भी जगह से मांग उठी थी कि सरकार जो है जो 4 धामों के जो तीर्थ पुरोहित हैं, वहाँ के व्यवसायी हैं, उससे जो सिर्फ 4 धामों में, अन्यथा और जगह जो हमारे जैसे उत्तरकाशी है, जैसे जोशी मठ है या उखी मठ है, नीचे के स्थानों पर जो है शीतकाल में भी लोग आते हैं, वहां पर जो है लोगों का व्यवसाय चल जाता है, तो रिकवरी हो ही जाती है। लेकिन जो हमारे जो तीर्थों में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हों, चाहे होटल व्यवसायी हों, चाहे वहाँ के दुकानदार हों, चाहे अन्य जो कुली एजेंसी वाले जितने भी लोग हैं, सब लोगों के रोजगार जो है 15 अक्टूबर के बाद जो है बंद पड़े हुए हैं। और अगली बार अब यात्रा जब 19 अप्रैल से यात्रा 19 अप्रैल अक्षय तृतीया से जो है कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे, तभी जाकर के लोगों के जो है रोजगार चलेगा। तो 6 माह का जो समय है वो जो कमाया उसी में से खाना पड़ेगा। तो सबने कहा था कि सरकार अगर ध्यान दे और जो वहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों को कुछ आर्थिक मदद की, लेकिन सरकार बोलती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकारें बोलती जरूर है, होता कुछ नहीं है। और लोगों को जो है अपने ही स्तर से जो है सारी व्यवस्थाएं चलानी पड़ती है। और रही बात शीतकाल यात्रा की, ये बहुत अच्छा एक सरकार ने मैसेज दिया है कि शीतकाल में भी लोग आएंगे। लेकिन जो हमने पिछली बार भी कहा था, मैं इसी डिबेट में बैठा था कि आप अगर शीतकालीन यात्रा चलाना चाहते हैं, लेकिन उन स्थानों पर आदमी अपने होटल ढाबे इत्यादि सब बंद कर देते हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना कम रहता है। और आदमी इतना होटलों में नौकर भी रखेगा, बर्तन धोने वाला भी रखेगा, खाना बनाने वाला भी रखेगा, साफ सफाई वाला भी रखेगा, इतनी लोगों की तनख्वाह कहाँ से देगा? इसलिए लोग जो अपने होटल ढाबे सब बंद कर देते हैं। तो हमने कहा था कि सरकार जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि उन व्यवसायों को भी 2-3 साल के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि वहां पर जो होटल ढाबे हैं उनको कुछ कंपनसेशन दे करके कि वो अपने होटल ढाबे खुले रखें और जो लोग आए उनको सुविधाएं मिले। लेकिन हमारे उस समय भी प्रवक्ता बैठे थे, मुझे ध्यान नहीं नाम, उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम ये बात रखेंगे और आगे जो है इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन पिछले साल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर इस बार कुछ हो तो अलग बात है।
इसलिए जो है जब तक आप बुनियादी सुविधाओं को और वहां पर लोगों को आने जाने के लिए, आपने देखा होगा अगर लोग आते हैं तो उनको चाय भी चाहिए, ठंड होती है तो व्यवस्थाएं भी चाहिए, लेकिन होटल ढाबे बंद हैं तो जो लोग आते हैं उनको मायूस होना पड़ता है। लोगों को जो है अगर कोई शीतकालीन प्रवास में मठ में पहुंचता भी है तो उसको जो है सेम डे में ही जो है वापसी करनी पड़ती है, वहां पर रुकने इत्यादि में जो लोगों को दिक्कतें होती है। तो हमारा तो आगे भी कहना होगा, हमारे राजेश बिष्ट जी भाजपा से प्रवक्ता बैठे हैं, आप सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं और जो लोग आ रहे हैं, जो वहाँ के जो होटल और होम स्टे इत्यादि खुले हैं उनमें कुछ बिजली के बिलों में हो, चाहे कुछ ऐसे ढंग से व्यवस्था की जाए जिससे जो है लोग अपने होटल ढाबों को खुला रख सकें और जो आने वाले यात्री हैं उनको सुविधाएं दे सकें। और जो हमारी जो सड़कें हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि सड़कें हमारी बहुत बाधित हो गई थी। ये बातें निकल के आ रही हैं जिसमें एक हमारे राजेश बिष्ट जी कह रहे हैं और जिसमें एक राजेश सेमवाल जी कह रहे हैं। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ की बैकबोन है, यहाँ के जो पहाड़ में रहने वाले हैं उनकी विषम परिस्थितियों में पूरे साल भर उनकी जो रोजी रोटी है वो इसमें टिकी रहती है। राजनीति कभी भी विपक्ष इस बात पे नहीं करना चाहता। ये मैंने आपको बार बार आपके चैनल में बोला है, ये सारा का सारा राजनीतिकरण 2023 से हुआ है गरिमा जी, जब 52 से 53 लाख लोग आए थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और तमाम जो इनके वो प्रवक्ता हैं ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब उसके बाद प्राकृतिक रूप से लगातार जो कभी कमी हुई है, कभी कुछ कम ज्यादा हो जाता है, ये तब से मुद्दे पे आई है, तब से ये कि हमारे कारण, भारतीय जनता पार्टी का कारण इतना रिकॉर्ड मत में लोगों का आया है। तो बार बार विपक्ष कहता है कि आप 2014 से पहले देश में आए थे और इस प्रदेश में पहले भी ये यात्रा हजारों साल से चली आ रही है। हाँ, जो सरकार सत्ता में रहेगी उसका दायित्व होता है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। हम केवल यात्रा व्यवस्थाओं के लिए जा रहे हैं कि जो रोडें खराब हो गई उन व्यवस्थाओं को जो है ठीक है, चलिए मैंने भी नहीं, चलिए अब अरुण जी को जोड़ लेते हैं। अरुण जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में लगातार बने हुए। ठीक है, अरुण जी को सुन लेते हैं। अरुण जी, दिक्कतें कहाँ पर आ रही है? एक तरफ सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारी ओर से व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ किए जाने का काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर खुद अभी राजेश सेमवाल साहब को भी आपने सुना होगा, वो तीर्थ पुरोहित है, उनका कहना है कि जाम की समस्या अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और ये बात ठीक है कि जब यात्रा की शुरुआत होती है, पीक पर होती है, उस दौरान जाम घंटों लगा रहता है, कई बार 10-10, 12-12 घंटे का जाम भी सामने आया है। तो इससे आखिर क्यों सरकार नहीं निपट पा रही है? और सड़कों की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गरिमा, देखिए, चारधाम यात्रा आदिकाल से चल रही है। शंकराचार्य जी ने जब इन तीर्थों की स्थापना की होगी तब से ये यात्रा चल रही है और सने सने जैसे जैसे विकास होता गया, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, किसी राजनीतिक दल की भी बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, तीर्थों में सुविधाएं बढ़ने लगी, उसके बाद यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मुझे अपना बचपन याद है, छोटा था मैं, तो उस टाइम पर जो बसें होती थी उसमें डन्लप की गद्दी नहीं होती थी, पट्टे लगे होते थे। और ऋषिकेश में मेरे घर के पास से सुबह टाइम था गेट छूटने का 4 बजे, वो बेड़ा जाता था और तब सड़कें बहुत संकरी होती थी, इतनी चौड़ी नहीं होती थी जितनी आज हो गई। तो वो तब भी यात्रा चलती थी, तब भी लैंडस्लाइड होती थी, तब भी सड़कें जाम होती थी। लेकिन चूंकि अब मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव हो गया, चाहे हम सोशल मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, प्रिंट मीडिया का है, इनका प्रभाव बहुत हो गया। तो कहीं भी एक छोटी सी जो घटना होती है वो एकदम से पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है। कहीं लैंडस्लाइड हुआ तो एकदम पता लगता है कि वो सारी जगह समाचार चला गया, और उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं पैदा होती है। और देखिए, तमाम जगह जो हमारे पंडित पुरोहित हैं वो कई पीढ़ियों से उन दस्तावेजों को भी संभाल के रखे हुए हैं जो तीर्थ यात्रियों के जहां जहां से आते हैं, और आज उनकी तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी आ रही है और वो भी उन दस्तावेजों से पता लगा रही है कि हमारे खानदान में को कितने लोग इससे पहले इस यात्रा पे आए थे। ये तमाम चीजें हैं। देखिए, यात्रा किसी एक चीज से नहीं बनती, न वो सड़क से बनती है, न मौसम से बनती है, वो संपूर्ण बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है। और
ये जो चारों धाम है, इनके प्रति जो आस्था है वो कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक आस्था है। जो सनातन को मानने वाले हैं वो अपने देवी देवताओं को मानते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि वो विष्णु जी, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि वो शंकर का धाम था और बाद में विष्णु जी ने वहां अवतार लिया था बद्रीनाथ में। तो ये देखिए तमाम तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन विशुद्ध रूप से हमारी जीवनदायिनी जो नदियां हैं, चाहे वो यमुनोत्री माँ हो या गंगा माँ हो, यमुना माँ हो, वो हो, चाहे विश्व के पालनकर्ता शंकर भगवान हो, विष्णु हो, इन सब चीजों के जो तीर्थ है वो उत्तराखंड में स्थित है। और चूंकि समय समय पर सुविधाएं बढ़ती गई, रास्ते बढ़िया होते गए, केवल देखिए जहां जहां वो सड़कों का काम चल रहा है अभी वहां वहां दिक्कत है, बाकी जिन जगह पे ये ऑल वेदर बन गई है विधिवत, वहां कई यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही होती है जहां लैंडस्लाइड हो रही है या रास्ता बाधित हो गया किसी कारण से, रोड कटिंग की वजह से हुआ या लैंडस्लाइड की वजह से हुआ, बाकी कहीं कोई यात्रा में दिक्कत नहीं है। और निश्चित तौर पर देखिए जब चीजें होती है तो परेशानियां भी होती हैं। अब जैसे व्यापारियों के सामने कोई परेशानी है या स्थानीय नागरिकों के सामने कोई दिक्कत है, तो उनका समाधान स्थानीय स्तर पर ही बैठ के निकाला जा सकता है। हो सकता है कुछ समस्याएं स्थानीय स्तर की हो, कुछ जिले स्तर की हो, कुछ समस्याएं प्रदेश स्तर की हो, तो उनका विभिन्न चरणों में समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि निश्चित तौर पर यात्रा आज भी अनवरत जारी है, और निश्चित तौर पर जो अब जो सरकार ने कुछ सालों से, हालांकि वो हरीश रावत सरकार के समय से ये शीतकालीन यात्रा की बात हुई थी, तो मैं फिर भी सरकारों ने पिछले कुछ सालों में शीतकालीन यात्रा की तरफ ध्यान दिया है। और पिछले साल मेरे ख्याल से 36 या 37 हजार लोग उस शीतकालीन यात्रा पे भी आए थे। अगर 51 लाख लोग ग्रीष्मकालीन चार धाम में आए हैं, उसके बावजूद कि आप तमाम लोग कह रहे हैं इतने दिन बरसात रही, इतने दिन वो ऑपरेशन सिंदूर का असर रहा, इतने दिन सड़कें जाम रही, उसके बावजूद अगर हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वो तो नहीं बढ़ रही है, वो नहीं बढ़ रही है। अरुण जी दिए आंकड़े और अनुमानित आंकड़े से कम हो गई थी संख्या, ये भी चिंता का विषय है अपने आप में। 10 लाख का अंतर आया था, 10 लाख का अंतर आया था यात्रियों की संख्या में पिछले साल। इस बार तो बढ़ी है। नहीं, इससे पहले जी 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 जी। लेकिन देखिए अगर इतनी बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्थानीय व्यापारियों को कोई नुकसान होगा। और किसी तरह की हम लोगों को देखिए पॉजिटिव चीजें ये है कि हम सरकार को सुझाव दें कि अभी 6 महीने बाद यात्रा शुरू होनी है। अब जैसे वो पुरोहित जी कह रहे थे कि अप्रैल में 19 अप्रैल से, हो सकता है इनके पास कोई तिथि आई हो, लेकिन जो हमारी जानकारी में है बसंत पंचमी अब जनवरी में जब आएगी 23 तारीख को, उस दिन नरेंद्र नगर राजमहल में वो जो तिल का तेल पिरोया जाता है, उसके बाद तीर्थ पुरोहित वहां बद्रीनाथ धाम की वो यात्रा की तिथि निकालते हैं। तो अभी समय है, 6 महीने हैं। इस वर्ष शीतकाल में कितनी चीजों को सुधारा जा सकता है या कितनी चीजों को सुधारने के लिए, चाहे यूकेडी हो, कांग्रेस हो, निश्चित तौर पर सरकार को सुझाव देने चाहिए कि इन चीजों की जरूरत है और ये करना चाहिए और पॉजिटिव वे में चलना चाहिए, क्योंकि यात्रा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की धरोहर नहीं है, ये उत्तराखंड के सम्मान की यात्रा है। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश जी का रुख कर लेते हैं। हाँ राजेश सिंबाल साहब कुछ कहना है क्या? जो ये आप कह रहे हैं कि तिथि बसंत पंचमी की निकलेगी, वो बद्रीनाथ जी की निकलती है और शिवरात्रि के दिन केदारनाथ की निकलती है। गंगोत्री यमुनोत्री की फिक्स होती है अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया इस बार 19 अप्रैल को पड़ेगी। ठीक है ठीक है, ये जानकारी हमको भी मिल गई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ नहीं, ये बिल्कुल ठीक जानकारी, अक्षय तृतीया के दिन ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोलते हैं। चलिए ठीक है, राजेश जी का हम रुख कर लेंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। राजेश जी, जाम की समस्या मुख्य रूप से सामने आई है, कई अन्य समस्याएं आई हैं। अगर व्यापारियों को स्थानीय स्तर पर दिक्कत हो रही है तो स्थानीय स्तर पर ही उन समस्याओं को खत्म करने का प्रयास क्यों नहीं किया?
क्योंकि कुल मिलाकर यात्री जब इस यात्रा को पूरा करके जाए तो एक सुखद अनुभव लेकर जाए, ताकि और लोगों को प्रेरित कर सके। हालांकि लोग यहाँ पर भक्ति से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, आस्था से आते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक सुखद अनुभव भी कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रचार कराता है। गरिमा जी देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जिस विषय पे बात की कि हमारे क्षेत्रीय व्यापारियों को आर्थिकी के रूप पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो यहाँ हमारे एक दो साथियों ने पेश करने की कोशिश की। एक हमारे बीच में जैसे हमारे राजेश सेमवाल जी बैठे हैं, उनके द्वारा ये तो पता चल गया कि जिस जिस समय यात्रा पीक टाइम पे थी और जिस समय बरसात का समय नहीं था, उस टाइम आर्थिकी का हमारे लोगों पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, बरसात के कारण असर पड़ा है। ये हमारी मुख्य धारा का केंद्र है। बहुत समय से हमारे तीर्थ पुरोहित हो गए, व्यवसायी हो गए, वो इंतजार जरूर करते हैं इन सब चीज़ों का कि इन 6 महीनों से हम पूरे साल भर की आर्थिकी को जोड़ के चलेंगे। अपनी कई सारी चीज़ें जोड़ी होती हैं, उनके सुझाव पत्र आए हैं। जो बात उन्होंने सुझाव के माध्यम से कही है वो स्वागत योग्य है। और उनका ये भी मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी की भी समस्या होती है, किसी भी परेशानी होती है, उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं और उसके निदान के लिए व्यवस्था बनाते हैं। अब हम जाम की और ये तमाम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। जो इस साल अतिवृष्टि हुई है वो और वर्षों के मुकाबले में वाकई इस तरह की हुई है कि जिन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए थोड़ा समय लगने वाला है। ये 6 माह का समय हमारे बीच में है। जरूर इस 6 माह के बीच में सरकार कोशिश करेगी कि बहुत जल्द से जल्द उन व्यवस्थाओं को एक अच्छी और जल्दी सुदृढ़ व्यवस्था उनको दे दे, ताकि आगामी लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करने पड़े, चाहे क्षेत्रीय व्यक्तियों को, चाहे हमारे श्रद्धालुओं को। लेकिन अच्छी बात इसमें ये निकल कर आई, जो आपने कहा कि श्रद्धालुओं को अच्छा यहाँ से अनुभव, देखिए निश्चित रूप से उन्हें अच्छा अनुभव यहाँ से गया। और अच्छा अनुभव जाने की वजह से ही जो रिकॉर्ड हम बात करते हैं, जिसको हमारे विपक्षी दल के साथियों को बड़ा बुरा लगता है जब हम उनको कोई आंकड़ा बताने की कोशिश करते हैं, मीडिया कोई आंकड़ा बताता है तो उन्हें बड़ा खराब लगता है कि ये वहाँ लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, तो उसकी पीड़ा इनको होती है। ये अपने आप में बड़ा सोचने वाला विषय है। जब संख्या बढ़ रही है तो वो यहाँ के अनुभवों को ही दूसरे लोगों को सुझाव करके, मैं अपने कई ऐसे मित्रों को जानता हूं जो हर वर्ष यात्रा में आते हैं। इस बात से ये मुझे समझ आता है, आपके भी कई ऐसे मित्र होंगे, हमारे साथी जो यहाँ बैठे, वो इन्हीं को अप्रोच करते होंगे हर साल कि भाई साहब बद्रीनाथ में जाने की व्यवस्था थोड़ी सी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं राजेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपने ऐसी बात छेड़ी है, मेरे कई मित्र हैं जो इस यात्रा के दौरान ही जाते हैं, केदारनाथ में भी हैं और बद्रीनाथ में भी हैं। लेकिन इस साल का मैं आपको बिल्कुल मतलब सच्चा वाकया बताती हूँ, 2 से 3 बार वो मित्र उसी यात्रा के दौरान वापस चले आए। वो उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तराखंड में जब ये यात्रा चलती है तब जाते हैं। और उनका ये कहना था क्योंकि यात्रा में यात्रियों की संख्या उतनी नहीं है, इसलिए उन्हें उनके काम में शायद फायदा नहीं हो रहा है। या कुछ लोग हेली सेवा में भी हैं, हेली सेवा को इस बार हादसों के चलते बंद किया गया था, वो वापस लौट आए। केदारनाथ का मैं आपको जिक्र कर रही हूँ। तो अब आप समझिए ना कि 2 बार ऐसा हो चुका है कि लोग वापस आए हैं। तो ऐसे, ये तो सिर्फ एक इंडिविजुअल केस में आपको बता रही हूँ, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गए होंगे यात्रा सही तरीके से ना चलने के लिए। आपके अनुभव ऐसे आए हैं, उस प्रकार से मेरे भी अनुभव के साथी ऐसे हैं जो जब भी यहाँ आने की कोशिश करते हैं वो हमसे भी कहते हैं कि भाई साहब इस समय फिर जा रहे हैं केदारनाथ, आपने भी चलना है, नहीं चलना है। तो ये अपने अपने विपरीत अनुभव है। मैं उन पे तो नहीं कह पाऊंगा। मैं श्रद्धालुओं के लिहाज से नहीं, मैं व्यापारियों के लिहाज से, ये दोनों मैंने कहा ना, मेरे मित्र हैं जो वहां पर काम करते हैं, उनका मैंने अनुभव बताया। हाँ। जिस समय पे वो गए हैं उस समय पे जैसे जैसे समय पे अलग अलग समय पे बरसात हुई है, उसने कितना उसका उनको नुकसान पहुंचाया, उनके मन को ठेस पहुंचाया, ये अलग स्थिति है। इस स्थिति को इससे नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन हाँ जरूर है, जिस प्रकार से हमारे साथियों ने अभी सुझाव दिए, सुझाव स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो निश्चित रूप से इस पे कोई ना कोई ऐसा सकारात्मक समाधान मिलेगा जो आने वाले भविष्य के लिए हमारे अन्य साथियों से भी सुझाव लेके उस पर बेहतर करने के लिए क्या हो सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, मिलकर काम किया जा सकता है और उस पर अच्छा काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो और लोगों को लाभ हो, प्रदेशवासियों को, व्यापारियों को लाभ हो, क्योंकि यही हमारी कुल मिलाकर मंशा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मंजू जी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। मंजू जी, व्यापारियों को दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी विरोध करने के लिए कर रही है। अभी अरुण जी ने कहा, उनका कहना है कि भाई यात्रा चलेगी, कुछ ना कुछ चीजें सामने आती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल उठा रही, जबकि आंकड़े भी इस बार तो बढ़ गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी, हम लोग देवभूमि में रहते हैं, हमने अपने जो हमारे 4 तीर्थ स्थान है, अभी अरुण शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो है हमारी देवभूमि, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये सम्मान की बात है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि जो भी यात्रा हो,
जैसे अभी शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की कि 6 महीने का समय है गवर्नमेंट के पास जो है यात्रा शुरू करे, तो जो सुविधाओं से तीर्थयात्री वंचित रहे हैं उनको सुधारने का काम करे, खाली हवाई बातें ना करे कि एक कान से सुना और दूसरी कान से निकाल दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ की जो यात्रा है बिल्कुल, और जो चारों धाम की यात्रा, हम देवभूमि में रहते तो हमारे लिए सम्मान की बात, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सरकार को जब कांग्रेस पार्टी सुझाव देती तो इनके प्रवक्ताओं को बहुत मिर्ची लगती है कि कितनी दूर दूर से लोग जो है अपने घर बार को छोड़ के आते हैं यात्रा करने के लिए। तो जब यात्रा करने के लिए आते हैं, अगर उनको सुविधाएं नहीं मिलती है, वो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं मिलती या वो परेशान होते हैं ऐसी जगह पे, जैसे दुर्गम रास्ता तो बहुत कठिन है, या जहां पर वो जाते हैं और उनको समय पे लौट नहीं पाते या समय पे यात्रा नहीं कर पाते, तो चाहे आर्थिक रूप हो, चाहे शारीरिक रूप हो, चाहे मानसिक रूप से वो परेशान होते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं उनके सारी जो है प्रॉब्लम्स को समझनी चाहिए और उस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि वो जो भी यात्री आए एक अच्छा संदेश उत्तराखंड से लेके जाए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। राजेश सेमवाल जी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे तीर्थपुरोहित गंगोत्री धाम की ओर से। राजेश जी, अगर केदारनाथ धाम की ही बात कर लें तो अभी आंकड़ों में भी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया सबसे ज्यादा संख्या केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले लोगों की होती है चारों धामों में। तो क्या सबसे बेहतर सुविधाएं केदारनाथ धाम में पूरी कर ली गई हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, व्यवस्थाएं तो हर साल सरकार करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, चाहे कभी भी हो, चाहे वो 2022 रहा हो, चाहे 21 रहा हो, चाहे 23 रहा हो, 25 रहा हो, हर साल सरकार व्यवस्था करती है और उनकी कोशिश रहती है। लेकिन कुछ चीजें जो धरातल पर नहीं हो पाती है, हमने पिछले बार कहा था कि जहां जहां हमारे जो है जाम वाले स्थान है वहां पर जो है ना पुलिस लगाई जाए, तो प्रशासन ने, हमारी जिला प्रशासन ने हमारी बात को सुना और उन जगहों पर पुलिस व्यवस्था करके जो है यात्रा को जो सुचारू करने का प्रयास किया गया। लेकिन हमें कहने कब तक आप पुलिस लगा करके जो है यात्रा को जो चालू रखेंगे? जो ऐसे स्पॉट हैं जहां पर जाम अत्यधिक लगता है उन जगहों पर जो है सड़कों को अच्छा बना दिया जाए, जिससे यात्रियों को जो है रुकना ना पड़े। चाहे आप आधा घंटा के लिए रोको, लेकिन रुकना ना पड़े, यात्रा सीधे सीधे जो चलते रहे। और बार बार आप एक मैं बात कहना चाहूंगा कि एक आंकड़ा आता है कि 51 लाख लोग गंगोत्री मतलब चार धाम यात्रा में आए, जबकि ये गलत आंकड़ा है। वही यात्री यमुनोत्री में होता है, वही गंगोत्री में होता है, वही केदारनाथ में होता है, बद्रीनाथ में होता है। केवल गंगोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा में जो है 3-3.5 लाख लोगों का फर्क है केदारनाथ में और गंगोत्री में, आपने देखा होगा। तो ये आंकड़ा एक जगह का जोड़ करके जो 4 जगह जोड़ करके 51 लाख बना दिया जाए। मेरे हिसाब से 13-14 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड में नहीं आते हैं। आप इस बात को जो है, हमने पिछली बार भी सुझाव दिया था, लेकिन ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये आंकड़े हमने थोड़े पेश किए हैं, सरकारी साइट पर जो आंकड़े करते हैं वही आते हैं। सरकार जोड़ करके 51 लाख बना रहे। आप इसको जोड़िए, जो गंगोत्री में जो 7 लाख 7,10,000 कितने यात्री हैं, तो अगर उस लिहाज से देखें तो फिर तो 6,000 यात्री हैं, फिर तो और संख्या कम हो जाएगी। अगर जो 7 लाख आप उसको गंगोत्री में भी जोड़ोगे, 7 लाख यमुनोत्री में जोड़ोगे, 14 लाख हो गए। आप सुनिए, जो कैलकुलेशन आपने बताई, जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं उस लिहाज से अगर हम संख्या जोड़ेंगे तो यात्रियों की संख्या और ज्यादा कम हो जाएगी। सेमवाल साहब, तो यात्रा तो जो है ऑलरेडी जितने लोग आए ज्यादा से ज्यादा 14 लाख के आसपास लोग जो उत्तराखंड में आए होंगे। अब उन्हीं 7 लाख लोगों को आप यमुनोत्री में भी जोड़ेंगे, गंगोत्री में भी जोड़ेंगे, केदारनाथ में भी जोड़ेंगे, बद्रीनाथ में भी जोड़ेंगे। इसलिए हमने कहा था कि एक बार जब सरकार जो है रजिस्ट्रेशन करवाती है तो जो लोग 4 धाम का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका रजिस्ट्रेशन 4 धाम के हिसाब से किया जाए, और जो पर्टिकुलर धाम का जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका पर्टिकुलर में करवाया जाए। उससे सही आंकड़ा निकल करके आएगा। आप उसको 4 जगह जोड़ देते हैं, 51 लाख हो गया। 51 लाख कहां से होगा? 14 लाख कहा आपने सेमवाल जी। सीमा जी, आपकी डिबेट में मैंने पिछली बार भी यही बात बोली है कि आप यमुनोत्री गंगोत्री का आंकड़ा उठाइए, 8-10 हजार यात्रियों का जो है फर्क है केवल गंगोत्री यमुनोत्री में, और अगर उसको जो है आप जोड़ के दिखाइए तो वो जोड़ के 7 लाख वहां भी जुड़ गए, यहाँ भी जुड़ गए, और आंकड़ा पहुंच गया 51 लाख। चलिए लौटेंगे आपके पास में। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। अच्छी जानकारी आपके द्वारा साझा की गई। अरुण जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरुण जी, वैसे बहुत प्रैक्टिकल बात है ये, और बिल्कुल ठीक बात भी है। जैसे केदारनाथ को लेकर ये है कि सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं, और अमूमन जो लोग चारों धामों की एक साथ यात्रा नहीं कर पाते वो गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा एक साथ करते हैं। तो फिर ये आंकड़ों वाला हेर फेर क्यों? अगर ऐसा है तो आप समझिए ना, नंबर गेम यहाँ पर भी चल रहा है। इनका राजेश बोल रहे हैं, ठीक है मंजू जी सुनते हो सकता है कि इनका अनुभव ज्यादा हो, लेकिन देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो यात्री 4 धाम जाएगा उसकी सब जगह काउंटिंग होगी।
लेकिन बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो केवल एक धाम जाते हैं या दो धाम जाते हैं। अब आप बताइए मुझे, अगर 4 धामों की यात्रियों की संख्या बराबर है तो केदारनाथ सबसे ज्यादा यात्री कैसे पहुंचे? ये भी तो आंकड़ा आपके सामने है कि केदारनाथ में बद्रीनाथ से लगभग 1 लाख लोग ज्यादा गए, जबकि वहां 1 महीने पहले यात्रा खत्म हो चुकी थी, अगर आपको याद हो तो। ये देखिए, ये देखिए, ये डिबेट का विषय अलग से हो सकता है, लेकिन स्थिति यह है जितने यात्री जिस धाम पे जाते हैं वहां बाकायदा उनकी एंट्री होती है। जैसे अभी 15 दिन पहले मैं बद्रीनाथ गया तो मेरी गाड़ी को रोका नहीं किसी ने, क्योंकि लोकल नंबर था। हाँ। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यात्री तो गिने कि इस गाड़ी में इतने यात्री हैं। अब मैं केवल बद्रीनाथ गया, मैं तो कहीं और गया नहीं इस बार। तो देखिए, ये सब जगह के आंकड़े अलग अलग इसलिए आते हैं कि सबसे कम यात्री यमुनोत्री में जाते हैं, क्योंकि यमुनोत्री टफ है। केदार उससे भी टफ है, लेकिन केदारनाथ की ब्रांडिंग बहुत हो चुकी है। आज पूरी दुनिया के लोग देखना चाहते हैं कि केदारनाथ हुआ क्या, बना क्या। जैसे आज तमाम लोग अयोध्या और बनारस जाते हैं, वो भी ब्रांडिंग है, सीधी बात ही है। तो अब वो ब्रांडिंग की वजह से जा रहे हैं या श्रद्धालुओं की वजह से जा रहे हैं, उनकी श्रद्धा है और अपार प्रेम उनका भोले के प्रति अमर उमड़ रहा है, इसलिए वो वहां जाते हैं। लेकिन देखिए, ये डिबेट हो सकती है इस पर, लेकिन चारों धाम में यात्री अलग अलग जाते हैं और वो आंकड़ा अलग अलग है। वो ऐसा नहीं है कि वो गंगोत्री जाने वालों को अलग रखा गया, वो अलग अलग आंकड़े हैं। जितने यात्री जहां पहुंचे, यमुनोत्री में सबसे कम पहुंचे, उसके बाद गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ में सबसे ज्यादा। तो ये सारी चीजें, ये देखिए, ये अलग विषय है। असली विषय आता है श्रद्धा का, उस श्रद्धा के जरिए अपनी आस्था दिखाने का, और वो आस्था चारों धामों में आके ही दिखाई जा सकती है। इसलिए तमाम देश दुनिया के लोग आज 4 धाम आने के लिए ललायित है, और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे ये संख्या भी लगातार बढ़ती जाएगी, ये संख्या कभी कम नहीं होगी। जी भारती, ठीक है, उम्मीद यही है। देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि संख्या बढ़े, स्थानीय लोगों को भी इससे फायदा हो, और भक्ति तो मान लो नजर आती ही है। दीपक रावत जी का हम रुख कर लेते हैं। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्थाओं पर हर बार चर्चा होती है, हर 6 महीने पर 4 धाम की शुरुआत होती है। एक सवाल ये भी है कि जब ग्रीष्मकालीन यात्रा में अभी बहुत सारी व्यवस्थाओं की चर्चा होती है, हर बार होती है, ऐसा नहीं कि कुछ नया, शीतकालीन यात्रा में क्या हश्र होगा? मतलब ये थोड़ा कल्पना कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर उसी लिहाज से आपने शुरू करने की तैयारी कर ली है तो मुझे लगता है तैयारियां और ज्यादा होनी पड़ेंगी। देखिए गरिमा जी, ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए तो मैं पहले ही आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और स्वयं उनके प्रवक्ता को बोल चुका हूं कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी हुई है 4 धाम यात्रा प्राधिकरण 2 साल पहले, उस प्राधिकरण को अस्तित्व में ले आइए। दो मुख्यमंत्रियों ने घोषणा करी थी। एक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने टाइम में करी थी, उस देवस्थापन बोर्ड का, उसका अस्तित्व खत्म हुआ। अब स्वयं वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 4 धाम यात्रा विकास प्राधिकरण की घोषणा स्वयं करी थी। तो ये कुछ भी 4 धाम प्राधिकरण से कुछ भी नहीं होने वाला। यात्रा प्रबंधन जो है जिला प्रशासन करता है, सरकार नहीं करती, जिला प्रशासन करता है। सरकार को केवल सुविधाओं में पैसा देना होता है केवल। चलिए, अब ठीक है दीपक जी, जल्दी से बोलिए। मुख्यमंत्री जी यदि इसमें घोषणा कर रहे हैं तो वो ये बता पाएंगे कि उनके पास ये जो प्लान था इसको एग्जीक्यूट करने का उनका क्या इरादा है या नहीं है, स्वयं राजेश भाई बता पाएंगे। अगली रही बात शीतकालीन यात्रा की, तो निश्चित रूप से शीतकालीन यात्रा में समस्या और ज्यादा कठिन है, लेकिन एक संभावना है कि यात्रा, क्योंकि हमने जो आमदनी बढ़ानी है यहाँ के लोगों की, उसके लिए सरकार का शीतकालीन सत्र में यात्रा को सुचारू रूप से चलाना, उसके लिए सुविधाएं उत्पन्न करना ग्रीष्मकालीन यात्रा से ज्यादा कठिन है। लेकिन उनका ये प्रस्ताव जो है कि पूरे 12 महीने यात्रा चलनी चाहिए, इसमें उत्तराखंड निश्चित रूप से उनके साथ है। लेकिन जब ग्रीष्मकालीन यात्रा का हम हाल देखते हैं, उनमें व्यवस्थाओं का हाल देखते हैं, और शीतकालीन यात्रा में जब यहाँ पर बहुत ज्यादा शीतकालीन यात्रा में बहुत ज्यादा ठंड होती है, उसमें यात्रा की कैसी सुविधा करेंगे, तब हमें लगता है कि पहले हमें ग्रीष्मकालीन यात्रा को अपने टारगेट पर रखना चाहिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पर जब ग्रीष्मकालीन यात्रा जो हमारी शुरू होने वाली है अब 6 महीने बाद, तो कहीं ना कहीं पर जो शीतकालीन यात्रा जो आप सोच रहे हैं उसमें थोड़ी और सुविधा का हमें लगता है कि एक तरीके से हम उसमें और अच्छा कर सकते हैं। तो गरिमा जी, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो हम चाहते हैं वो क्या है। तो अभी जो समस्या है वो है 6 महीने पुरानी, जो 6 महीने बाद जो आएगी ग्रीष्मकालीन वाली, उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दे दी। और शीतकालीन के लिए देखिए, सरकार जो
कदम उठा रही है। उत्तराखंड का दल उसका स्वागत करता है, क्योंकि यहाँ की जीवन यानी इस यात्रा में यदि किसी भी रूप में यहाँ के लोगों का आर्थिक अगर बढ़ती है तो हमें खुशी होगी। चलिए देखिए, उम्मीद यही है कि हर साल यात्रा से पहले जो व्यवस्थाएं की जाती हैं सरकार की ओर से उन्हें और बेहतर किया जाए, ताकि पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के सामने बेहतर व्यवस्थाएं हों और जिससे इस यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव भी सुखद रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय